गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 4 कृषि इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हम कृषि के प्रकार, जिसमें से हम देखे थे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। उसके बाद पढ़े थे स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि और उसके आगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं वाणिज्यिक कृषि से। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। फसल का उत्पादन और पशुपालन जो है बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये तीनों इसमें सम्मिलित है। और इसमें क्या होता है? फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, इसे देखते हैं पहले। इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, ये हुआ आपका वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद हम देखते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है? देखो, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग किस लिए हो जाता है? भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है मिश्रित कृषि? ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये हुआ आपका मिश्रित कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में हम वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। अब देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि में क्या होता है? एकल फसल उगाया जाता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम और पूंजी की बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के लिए विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत, श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मतलब कि मलेशिया में रबड़ उगाया जाता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय जो है उगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं मुख्य फसलें। मुख्य फसलें में क्या क्या आता है? बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। फिर इसके बाद देखते हैं चावल। चावल का हम देखते हैं, चावल के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए क्या है? जैसे कि चावल की फसल ली जा रही है तो उसके लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण क्या चाहिए?
उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। किस प्रकार की मिट्टी में होगी? चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में, है ना। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं गेहूं। गेहूं में क्या बताया जा रहा है? गेहूं के वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन फसल की कटाई, सस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके बाद देखो मिलेट। मिलेट क्या होता है? ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट जो है मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। फिर मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। फिर देखो कपास। कपास कहाँ कहाँ उगाया जाता है? इसके लिए किस प्रकार की अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, किस प्रकार के तापमान में ये होता है, इसको देखते हैं। कपास में क्या होता है? इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पटसन। पटसन कहाँ कहाँ होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है। यह जो है जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। भारत और बांग्लादेश जो है यहाँ पर जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है पटसन का, है ना। इसके बाद देखिए कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील जो है वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। इसके बाद हम देखते हैं चाय। चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च तापमान, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर जो आपकी बुक में चित्र दिया है उसमें भी आप देख रहे हो, है ना, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद क्या है? कृषि का विकास। कृषि के विकास के में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है कृषि के विकास के अंतर्गत। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। कृषि विकास मतलब क्या हुआ? कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या
की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जनसंख्या अधिक होगी तो उसकी मांग भी ज़्यादा होगी, तो उसकी मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण की भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में आज जानेंगे। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे, एक भारत के फार्म का और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म का। तो इसको हम आगे के क्लास में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।